हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए, आज के करंट अफेयर्स हैं हमारे 6 अक्टूबर 2023 के, और शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला करंट अफेयर है आज का हमारा खादी महोत्सव के बारे में। देखिए, खादी क्या है ये तो हमको पता ही है ना? खादी के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं खादी क्या है। खादी महोत्सव का मतलब क्या है कि हम एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। महोत्सव मीन्स एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हम किसके लिए कर रहे हैं? खादी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, खादी क्या होता है? देखो, महात्मा गांधी ना खादी का बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि ऐसा फैब्रिक इस्तेमाल कीजिए जो कि हमारे देश में ना स्वदेशी तरीके से बन जाए। ठीक है, तो स्वदेशी तरीके से अगर कोई भी चीज़ हमारे देश में बनेगी तो देखो बेनिफिट हमारे इंडिया को ही होगा। तो आज़ादी के समय ना खादी एक बहुत बड़ा ना सिंबल होता था हमारे आज़ादी के समय का। ठीक है, तो उसी खादी के लिए आज हमने अपने इंडिया में देखिए एक KVIC बना रखा है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन बना रखा है हम लोगों ने इंडिया में। ठीक है, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए अब हम एक ना प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक फेस्टिवल, एक महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ये खादी महोत्सव, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, ठीक है, जिनका नाम है नारायण राणे, इन्होंने अभी हाल ही के अंदर खादी महोत्सव को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज जो है वो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने किया, जो कि मुंबई में है। ठीक है, तो इनॉग्रेट करने वाले का नाम डिफरेंट है, ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम डिफरेंट है। ठीक है, आपसे जो मेनली मतलब ये सवाल पूछा जाता है ना कि ये कहाँ पर किया गया है, मतलब मेन क्वेश्चन जो आपका ये बनेगा ना कि ये जो खादी महोत्सव है ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। तो आपने मेनली ना जगह का नाम याद रखना है। मे बी आपसे ना तो यूनियन मिनिस्टर का नाम पूछा जाएगा, ना ही आपसे KVIC के हेडक्वार्टर्स पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कहाँ पे किया है। तो खादी महोत्सव जो है ना 31 अक्टूबर तक हमारे पास चलेगा। ठीक है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इस फेस्टिवल के साथ साथ ना एक जिंगल कंपटीशन भी चल रहा है। ठीक है, यूथ के लिए, जिसमें वीडियो गेम कंपटीशन चलेगा, जिसमें सारा कुछ ही जो भी हमारे थीम्स होंगे ना वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए ही होंगे। ठीक है, तो KVIC को क्यों बनाया गया था? ताकि हम लोग विलेज के लोगों को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट दे सकें। महात्मा गांधी का कहना ये था कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो सारी ज़िंदगी जॉबलेस रहेगा या फिर सारी ज़िंदगी मजदूरी करेगा? नहीं, महात्मा गांधी कहते थे चाहे छोटे से छोटा काम शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। अगर आपको कोई भी कला आती है आप उस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो जैसे कि अगर किसी को खाना बनाना आता है तो वो अपना मेस सिस्टम खोल सकता है। ठीक है, किसी को अगर कपड़े सिलने आते हैं तो वो अपनी बुटीक खोल सकता है। ठीक है, किसी को साबुन शैम्पू बनाना आता है तो वो ये सब कर सकता है। तो चलते चलाते देखिए महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते चलते KVIC हमारे पास खुल गया, जिसके अंदर खादी भंडार के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए एक महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है 69th वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में है। 69th वाइल्ड लाइफ वीक का मतलब क्या है? एक मतलब पूरी की पूरी जो हमारी जो जंगली जानवर हैं, जंगली जीव की जो ज़िंदगी है उसका एक पूरा सप्ताह, एक पूरा वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमने वो देखना है। ठीक है, देखिए, पहले तो जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है ये क्या कर रहे हैं, ये 69th वाइल्ड लाइफ वीक का सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका जो थीम है वो थीम ये है कि पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। ठीक है, कि मतलब हम ऐसी पार्टनरशिप दिखाएं जिसमें हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के बारे में बात करें। वाइल्ड लाइफ वीक को हर साल ही मनाया जाता है, और जब महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है ना 2 अक्टूबर के दिन, तो 2 अक्टूबर से लेके जो है 8 तारीख तक एक हफ्ता पूरा होता है। ठीक है, तो उस एक हफ्ते में हम ये जो है पूरा हफ्ता सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि अहिंसा और कंपैशन के रास्ते पे चलना है, क्योंकि महात्मा गांधी क्या कहते थे कि इस दुनिया में कोई भी जीव है, ठीक है, कोई भी जीव है हमारे पास, वो जीव का जीवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो जीव है, चाहे वो पशु है, चाहे कोई खूंखार जानवर है, जैसा भी है, उसके लिए हमें अहिंसा की और कंपैशन की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो ये सब सोचते हुए नेशनल जूलॉजिकल पार्क क्या कर रहा है, 69th वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास सिंपल सवाल। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ।
अगला हमारे पास एक और जो न्यूज़ है वो खादी से रिलेटेड हमारे पास है। फिर से एक और क्वेश्चन जो कि खादी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, खादी इंडिया आउटलेट, हाल ही में एक आउटलेट खुला है, ठीक है, जो कि खादी विलेज कमीशंस के द्वारा ही खोला जाएगा, ठीक है। अच्छी बात ये है, आपको इम्पॉर्टेंट क्यों है ये पेपर में, क्योंकि आईआईटी दिल्ली के कैंपस में खुला है, ठीक है। गांधी जयंती के दिन आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस है वहाँ पे जो है न्यूली रेनोवेटेड खादी इंडिया आउटलेट जो है वो खोला गया है, ठीक है। केवीआईसी ही इसको इनॉग्रेट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक ना मास्टर ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हुआ है फुटबॉल फॉर स्कूल्स। ये कहाँ पे हुआ है, संबलपुर उड़ीसा में। तो आपको मतलब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको शॉर्ट में F4S कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि F4S जो है वो कहाँ शुरू हुआ है। ये संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। इसमें क्या करते हैं, मतलब ट्रेनिंग देनी है फुटबॉल के खिलाड़ियों को। ये पूरा का पूरा जो स्कूल है ना, ये फीफा के द्वारा खोला गया है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा, और यही इसको चलाएगा पूरी तरह से। इस पूरे के पूरे F4S के अंदर एक 2 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी जो है वो चलाया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ 2 दिन के लिए चली, जो कि 2 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था संबलपुर में। तो 2 और 3 तारीख को ये चला था। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सारे काम को हैंडल करेगी, ठीक है। मतलब फीफा ने खोल के दे दिया, संबलपुर में खोल के दे दिया, ठीक है। हैंडल कौन करेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। क्या करना है, मास्टर ट्रेनिंग देनी है बच्चों को, किस चीज़ के लिए, हमारे फुटबॉल के लिए, ठीक है जी। अगला न्यूज़ हमारे पास क्या है, देखें। अगले न्यूज़ के अंदर हमारे पास है 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर। निट क्या होता है ये तो पता है ना, निट का मतलब तो बुनना, किसी भी चीज़ को बुनना, ठीक है जी। तो निट का मतलब होता है बुनना। और 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर यानी कि एक ऐसा मेला लगेगा जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल के लोग जो हैं वो आएंगे और इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और बुनने का काम करेंगे। ये 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक होएगा, ठीक है। मतलब अभी हम लोग वेट करेंगे, दोबारा से इस न्यूज़ को करंट अफेयर में आने का मौका देंगे, क्योंकि 12 तारीख को ये शुरू होगा और 14 को ख़त्म होगा। एट द इंडिया निट फेयर एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स किधर है, तिरुप्पर कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो तिरुप्पर तमिलनाडु के अंदर ये जो है पूरा का पूरा फेस्टिवल अरेंज होगा, ठीक है। इस फेयर का जो मेन थीम है वो ये है एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वियर, ठीक है। एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वियर यानी कि स्पोर्ट्स के जो कपड़े हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इन्वायरमेंट और उसकी जो गवर्नेंस है उसको देखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटाइजेशन। तो देखा जाए तो हमने तो हर मुद्दे के ऊपर ही इसका थीम बना लिया है ना। स्पोर्ट्स वियर हो गया, एक्टिव के बारे में बात कर ली हमने, इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर ली, सोशल गवर्नेंस बीच में आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन आ गया, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा थीम है। जनरली जब थीम्स इतने बड़े बड़े होते हैं ना तो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, हिस्सा नहीं बनते हैं सिंपल एग्ज़ाम्स का, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ज़्यादातर यही याद रखना है अपने पेपर के अंदर कि 50th इंडिया इंटरनेशनल निट फेयर जो है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है जी। तो आपने तिरुप्पुर तमिलनाडु को याद रखना है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला न्यूज़ देखते हैं हमारा किस चीज़ के बारे में है। तो अगला न्यूज़ है EMRS। EMRS पता है क्या होता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। EMRS नेशनल कल्चरल और लिटरेसी फेस्टिवल और कला उत्सव 2023 के बारे में न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, देखिए। हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने हाल ही में क्या किया, 4th एडिशन यानी कि 4th एडिशन 4th टाइम हुआ है ये हमारे देश में, EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेसी फेस्टिवल एंड कला उत्सव 2023 में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा फेस्टिवल है जिसके अंदर हम कल्चर, लिटरेसी यानी कि हमारा जो लिटरेरी मतलब साहित्य से रिलेटेड, और कला उत्सव, ठीक है, जो हमारी कला है, आर्ट एंड कल्चर है, हमारा साहित्य है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो है फेस्टिवल और उत्सव हो रहा है। कहाँ पे करवाया जा रहा है इसको, देहरादून में करवाया जा रहा है, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या हैं, ये एक कल्चरल फेस्टिवल ऐसा होगा जिसके अंदर ट्राइबल स्टूडेंट्स को एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी कलाकृतियों को, अपने साहित्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ट्राइबल्स हमारे देश में बेटा बहुत ज़्यादा हैं,
उन ट्राइबल्स का उद्धार करना भी हमारे देश का एक फ़र्ज़ है। तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है वो कभी ख़त्म ना हो, वो हमेशा दुनिया के सामने प्रेजेंट होता रहे। ठीक है जी, तो ये था हमारा न्यूज़। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ क्या है हमारे पास, देखें तो अगले न्यूज़ के अंदर हमारे पास एक अच्छा पॉइंट आता है, क्योंकि यहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में न्यूज़ आया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का टॉलेस्ट स्टैचू न्यू दिल्ली के अंदर लगाया है। ठीक है जी, तो अब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जितने भी स्टैचू बने थे उनमें से सबसे टॉलेस्ट जो है वो बनाया गया और न्यू दिल्ली में 72 फीट का स्टैचू है ये, और ये मतलब दिल्ली के अंदर लगने वाला अब तक का सबसे बड़ा स्टैचू है, जिसमें ब्रॉन्ज और एलॉय मेटल को इस्तेमाल किया गया है। मैं बता दूं आपको कि ब्रॉन्ज अपने आप में खुद एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है बेटा, जब हम कुछ मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं ना, मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर सकें, अच्छा बना सकें, मजबूत बना सकें, तो उस चीज़ को हम एलॉय कहते हैं। तो ब्रॉन्ज खुद ही एक एलॉय है जो कि टिन और कॉपर से मिलके बनता है। ठीक है, हड़प्पन सभ्यता के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी अपने बचपन में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में, क्लास में भी हम बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हड़प्पन सभ्यता को भी हम ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहली बार मेटलर्जी का कंसेप्ट हमारे इंडिया में ही जन्म लिया और उसके अंदर हमने टिन और कॉपर को मिला के मेटल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। ठीक है, तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भी हो रहा है, कॉपर का भी, जिंक का भी, काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो एक ब्रॉन्ज तो है ही है मेन चीज़, लेकिन बहुत सारे अलॉयज़ अलग से इस्तेमाल हो रहे हैं। वेट की अगर बात करें तो 40 मेट्रिक टन कम से कम जो ये होगा, तो वेट और हाइट दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। मटेरियल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मटेरियल याद रखना है। ठीक है, 15 से 20 जो कम से कम लोग होंगे, कारीगर होंगे, वो इनफ हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये जो स्टैचू है हम आने वाले फ्यूचर में देखने वाले हैं कि ये बन जाएगा हमारे दिल्ली के अंदर। लेकिन मेन बात जनाब ये है कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय है कौन, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो इनके लिए हम एक स्टैचू बना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी ज़माने में एक पॉलिटिशियन, एक टीचर और एक राइटर हुआ करते थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 में नांगला चंद्रभन, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और मेन चीज़ क्या है, ये भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग पॉलिटिशियन माने जाते हैं। भारतीय जनसंघ जो है इसको फाउंड करने के पीछे दो इंसानों का हाथ, दो पर्सन्स का हाथ हम ज़रूर देखते हैं। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे पर्सन हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनसंघ ही आज जाना जाता है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। ठीक है, तो ये जनसंघ जो है ये बीजेपी के नाम से आज हमारे देश के अंदर जाना जाता है। इसके फाउंडिंग फादर्स में दो जनों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है जी, सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। ये देखिए बहुत ही ना लेट फ्यूचर में आने वाला न्यूज़ है, लेकिन अभी वो हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हमें पता चला। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए बात क्या है कि 2027 के अंदर न्यू दिल्ली में हम लोग एक इंटरनेशनल कांग्रेस जो है केमिस्ट्री के ऊपर, सीमेंट के ऊपर करने जा रहे हैं। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके लिए एक इंटरनेशनल कांग्रेस मतलब होता है कि एक मीटिंग करना, एक सभा करना। तो एक इंटरनेशनल मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं और इंडिया इसको होस्ट करेगा। लेकिन ये कोई नज़दीक का काम नहीं है, 2027 में होगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि अभी ना ये ICCC 2017 के लिए, यानी कि ये जो मीटिंग हमने करनी है, ठीक है, 2027 में, इसके लिए ना ऑलरेडी बैंकॉक में मीटिंग हो चुकी है। और इस बैंकॉक की मीटिंग में कई देशों ने कहा जी हमको करने दो, होस्ट हमको करने दो, इंडिया ने भी कहा हमें करने दो। तो इसलिए उन लोगों ने इंडिया को ये डिसीजन दे दिया, ठीक है, कि आप इंडिया जो है इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली जो मीटिंग है ना 16th ICCC की मीटिंग, ये हुई बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड में है, जो थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, और उन्होंने फैसला किया कि इंडिया इसको होस्ट करेगा। मे भी देखिए G20 को इंडिया ने होस्ट किया तो इंडिया की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने बनी है ना, कि G20 जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, इतनी बड़ी चीज़ को इंडिया ने कितने सक्सेसफुली हैंडल किया है। तो इसलिए शायद इंडिया को ये जो है मतलब बिड दी गई है, नहीं तो बहुत सारे देश इसके पीछे लगे हुए थे
यूएसए कहता है कि हमें होस्ट करने का मौका दीजिए, कोई यूके कहता है हमें होस्ट करने का मौका दीजिए। इतने बड़े बड़े देशों में नाम किसका आया जी? इंडिया का आया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, अच्छा न्यूज़ है। अब चलते हैं अपन लोग अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ हमारे पास ऐसा ही फिर से एक और कॉन्फ्रेंस के बारे में है। 5वीं वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में होके हटी है, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे सिंपल ही पूछा जाएगा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के बारे में। हमारे देश में ना कॉफ़ी बोर्ड बना हुआ है, कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है। तो ये कॉफ़ी बोर्ड जो हमारे देश में है वही इस पूरी की पूरी मतलब कॉन्फ्रेंस को कर रहा है। तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर जो है ये 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होके हटा है। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि शुरू से ही कॉफ़ी को लेके थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी की खेती बाड़ी को लेके कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है तो उसको हैंडल करता है। और इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंसेस है इसको देश विदेश में करवाता भी है। तो इस बार जो है हमारे इंडिया में हुई है और किस एडिशन की हुई है? 5th एडिशन, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ हमारे पास क्या है? आज का आखिरी न्यूज़ है हमारे पास याओगन 3304 के बारे में। क्या है ये? ये एक ना मतलब सैटेलाइट है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं कि दिस इज़ अ सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट का जो नाम है वो याओगन 3304 रखा हुआ है, ठीक है। ये लॉन्ग मार्च 4C कैरियर नाम के रॉकेट से लॉन्च की गई है। जैसे कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने नूर सैटेलाइट के नूर 3 के बारे में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही आज हम एक और सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि रिमोट सेंसिंग का काम करेगी, ठीक है। और इसको भेजा किस देश ने है? चाइना ने। जनरली जितने भी आपके पास ये सवाल आते हैं ना सैटेलाइट से रिलेटेड, उसमें हमेशा आपसे देश का नाम ही पूछा जाता है कि ये जो सैटेलाइट है हाल ही में किस देश ने अभी अभी भेजी है, ठीक है जी। तो आप अच्छे से न्यूज़ पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेन चीज़ है ना आपकी, वो कंट्री का नाम आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है जी। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। फिर अपन लोग कल की क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।